आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के, जिसके अंतर्गत सारे भाग, उसके 22 भाग जो हैं उनको देखेंगे और 1 से लेकर 395 अनुच्छेद इनको देखेंगे। कौन से भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम भाग 1 से। भारतीय संविधान के भाग 1 के तहत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम आर्टिकल 1 को। तो आर्टिकल 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ के नाम में बात की गई है, यानी कि आर्टिकल 1 में बात की गई है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में कहा भारत को भारत या इंडिया कहा गया है, तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, संघ का नाम के रूप में भारत शब्द है। आर्टिकल 2 देखेंगे तो आर्टिकल 2 में राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। राज्यों के प्रवेश या स्थापना के अंतर्गत हम उन राज्यों को देखेंगे जो पहले से स्थापित राज्य हैं, ठीक है, पहले से स्थापित है, उनका भारत में प्रवेश किया जाएगा, उसकी बात की गई है। आर्टिकल 3 देखेंगे। आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन की बात की गई है। नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? 2 या 2 से अधिक राज्यों के किसी पार्ट को अलग करके तीसरा राज्य बनाना नए राज्यों के निर्माण के रूप में होगा। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात की गई है आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट होगा आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो संशोधन किया जाएगा नए राज्यों के निर्माण के लिए या प्रवेश या स्थापना के लिए, ठीक है, वो संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत वो संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा नए राज्यों के निर्माण तथा क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में जो परिवर्तन की शक्ति है वो संसद को दी गई है और संसद इसे साधारण बहुमत से करेगा। दूसरी बात आप इसमें ये ध्यान देंगे कि जब भी नए राज्यों के निर्माण, प्रवेश या स्थापना की बात होगी तो कोई भी विधेयक किसकी अनुमति से आएगी? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद के किसी भी सदन में रखा जाएगा और वो पारित कैसा होगा? तो साधारण बहुमत से पारित होगा, ठीक है। तो ये था आपका भारतीय संविधान के भाग 1। नेक्स्ट देखते हैं भाग 2, जिसमें प्रावधान किया गया है नागरिकता की। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल हैं वो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता में आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पहले आर्टिकल को। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 5 में प्रावधान किया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका आशय ये है कि जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पे जो लोग भारत में थे उनके लिए नागरिकता की बात की गई, ठीक है। आर्टिकल 6 में किसकी बात की गई है? तो आर्टिकल 6 में बात की गई है जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता की बात की गई है। किसमें? तो आर्टिकल 6 में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या है? तो आर्टिकल 7 को अगर देखें तो कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के टाइम पे, भारत से पाकिस्तान चले गए, किंतु पाकिस्तान में कुछ दिन रहने के बाद वापस लौट आए, तो उनके नागरिकता की प्रावधान किसमें की गई है? तो आर्टिकल 7 में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 8 कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात की गई है। किसमें? तो आर्टिकल 8 में की गई है, ठीक है। अब भारत के बाहर कौन से लोग रहते थे? तो जैसे कोई शिक्षा के लिए गया है, कोई जॉब के लिए गया है, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 9 को अगर देखें तो विदेशी राज्य की नागरिकता की बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा या भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी दूसरे राज्य की नागरिकता अर्जित की जाती है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? तो समाप्त हो जाएगी। उसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 क्या है? तो आर्टिकल 10 कह रहा है नागरिकता के अधिकारों के बना रहना, ठीक है। कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके लिए नागरिकता के आपके अधिकार जो हैं वो बने रहेंगे। आर्टिकल 11 में प्रावधान किया गया है कि नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून है या विधि बनाने का अधिकार जो है वो किसको है? तो वो संसद द्वारा, यानी कि केंद्र की जो विधानमंडल है या केंद्र की जो विधानसभा होगी उसकी बात कर रहा है, यानी कि संसद की बात कर रहा है। ये क्या करेगा? तो नागरिकता से संबंधित कोई भी जो नियम कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा भाग 3, और भाग 3 है उसमें प्रावधान किया गया है मूल अधिकार का। मूल अधिकार अगर देखा जाए तो मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं।
तो सर्वप्रथम अगर आर्टिकल 12 को देखा जाए तो आर्टिकल 12 में प्रावधान है राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा किस संगत में दी गई, तो मूल अधिकारों के संगत के दृष्टिकोण को रखते हुए राज्य की परिभाषा दी गई है। अब मूल अधिकारों के दृष्टिकोण में राज्य की परिभाषा का क्या अर्थ है, तो मूल अधिकार है ये क्या, तो ये नागरिकों के मूल अधिकार हैं किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध हैं। अर्थात नागरिक मूल अधिकार किनसे मांगेंगे, तो राज्य से मांगेंगे। और जिस राज्य की बात कर रहा है कि जिस राज्य से मांगेंगे तो उस राज्य में कौन कौन शामिल होगा उसकी बात की गई है कि उसके तहत कौन कौन होगा शामिल। ठीक है। आर्टिकल 13 अगर देखा जाए तो आर्टिकल 13 में कहा गया है मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। अर्थात संसद द्वारा ऐसा कोई विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों को कम करता हो, ठीक है, या मूल अधिकारों के असंगत हो, तो वो विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी। इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के, ठीक है, भाग 3 यानी कि मूल अधिकार के, और किसमें, आर्टिकल 13 में किया गया है। आप विधियों से अगर अर्थ देखा जाए, ठीक है, तो संसद की विधियों की बात की गई है इसमें, और इसी के तहत आर्टिकल 13 के ही तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिल जाती है। अगर संसद कोई कानून बनाता है जो मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण कर रहा है तो न्यायालय क्या करता है, माननीय न्यायालय द्वारा उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। ठीक है। इसमें आप एक शब्द सुने होंगे कि उस मात्रा तक शून्य होगा। अगर कोई विधि बनी मान लीजिए, और विधि के कई प्रावधान हैं, 7-8 प्रावधान हैं, और उस प्रावधान में कोई एक विशेष प्रावधान, ठीक है, मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस विशेष प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ना कि पूरी विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उसकी बात की गई। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार प्रारंभ में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 19 फर्स्ट एफ और आर्टिकल 31 में की गई थी, तो उसे हटा के आर्टिकल 300 के कामिल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में मूल अधिकारों के कितने प्रकार हैं, तो वर्तमान में मूल अधिकारों के जो प्रकार हैं वो केवल 6 हैं। प्रारंभ में कितने थे, तो 7 थे। उन 6 मूल अधिकारों में से पहले मूल अधिकार की बात करेंगे, समता का अधिकार जो है, और इसके अंतर्गत आते हैं 4 आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक है। जिसमें आर्टिकल 14 को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि अर्थात कानून, और कानून के समक्ष समता मतलब कानून के सामने सभी नागरिक एक समान होंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, 5 आधार की बात की गई है, और इन 5 आधारों पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नागरिकों में इन 5 आधार को लेके कोई भेदभाव नहीं होगी। कौन कौन से आधार हैं, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान। नेक्स्ट आपका होगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कहा गया सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है। अगला आपका आर्टिकल होगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में प्रावधान है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत की बात कर रहा है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 देखें तो आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, और अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई उपाधि प्रदान की जा रही है या कोई उपाधि ग्रहण की जा रही है तो राष्ट्रपति की उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसी आर्टिकल 18 में उल्लेख किया गया कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न है, ये उपाधि ना हो के क्या है, तो ये पुरस्कार हैं, आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मूल अधिकार के, अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो हो जाएगा आपका स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई। पहले में क्या थी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई। इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार के दूसरे प्रकार का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 19 को अगर देखें तो 19 में वाक स्वतंत्रता तथा आदि विषय संबंधित कुछ अधिकारों की बात की गई है, अर्थात बोलने की जो स्वतंत्रता है ये 19 में की गई है। अब आप देखेंगे 19 फर्स्ट में जो है वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बात की गई है, और इसी 19 फर्स्ट ए में बात की गई है कौन सी, प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात 19 फर्स्ट ए में की गई है। ठीक है।
19(1) है और 19(2) है। 19(1) में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और अगर 19(2) देखा जाए तो 19(2) में उन स्वतंत्रताओं पे किन किन चीज़ों के लेके, ठीक है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है उनकी बात की गई है। तो 19 को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो 19 फर्स्ट ए में बात की गई है आपको बोलने, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात आप कहीं बोल रहे हैं या कहीं पे भाषण दे रहे हैं तो उसकी स्वतंत्रता की बात कर रही है। दूसरी बात ये हो जाएगी जब आप भाषण देंगे तो 19(2)(b) में कहा जा रहा है कि सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी में बात करें अगर तो संगठन बनाने की बात की गई है। डी में अगर बात करें तो बात की गई है आपको कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आबाद संचरण यानी कि घूमने की स्वतंत्रता की बात की गई है, डी। ई आ जाएगा आपका, अगर आप कहीं घूमने गए तो वह क्षेत्र आपको अच्छा लगा तो वहाँ पे आपको बस जाने की स्वतंत्रता की बात कर किस में किया गया है, तो ई में की गई है। बाकी 19 फर्स्ट एफ में क्या था, तो 19 फर्स्ट एफ में संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। तो नेक्स्ट हो जाएगा आप 19 फर्स्ट जी हो जाएगा, ठीक है। और अगर 19 फर्स्ट जी को देखें तो उसमें क्या है, तो उसमें कहा गया है कोई भी वृत्ति या पेशा अपनाने के अधिकार की बात की गई है। तो ये था आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट। 19 फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो 19 फर्स्ट के अंतर्गत आ जाएगा, याद करने का तरीका भी देख लो आप इसको। सर्वप्रथम आप बोलेंगे तो ए में आ गया। बोलने के बाद जब आप बोलना शुरू करेंगे तो उसके बाद आपको एक भीड़ सुनना शुरू करेगी जो एक सम्मेलन का रूप धारण करेगी, तो वो आपका हो गया क्या, सम्मेलन का हो गया। और जब सम्मेलन होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो एक संगठन बनेगा, तो सी में संगठन की बात की गई है। और जब संगठन बन गया तो संगठन किसी उद्देश्य के लिए बनेगा, कार्य करने के लिए बनेगा ना, तो संगठन जब उद्देश्य या कार्य करने के लिए बनी है तो वो क्या करेगी, कहीं जाएगी। तो इसलिए उसमें क्या कहा गया है, तो डी में बात की गई है आपके संचरण, आबाद संचरण यानी कि आपके भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने या जाने की स्वतंत्रता की बात की गई है डी में। डी के बाद आपका आ जाएगा ई। और जब आप कहीं पे जा रहे हैं घूमने, ठीक है, और वो क्षेत्र आपको अच्छा लगा तो वहाँ आपके रुकने की व्यवस्था या निवास कर जाने की व्यवस्था, उसकी बात किस में की गई है, तो ई में की गई है। जब आपका संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। अब आप कहीं पे गए निवास कर लिए, तो निवास करने के बाद आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए संपत्ति, पैसे चाहिए जिससे आपका खर्च चल सके, तो उसकी बात किस में की गई है, तो उसकी बात जी में की गई। तो ये आपका एक क्रम खुद ही बन जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत ए बी सी डी ई एफ समाप्त हो गया है और जी था, जिसमें 6 प्रकार की टोटल स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। और 19 फर्स्ट 2 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इसमें स्वतंत्रता के तहत 19 फर्स्ट ए के तहत कुछ भी कर रहे हैं आप, तो उसके तहत क्या क्या प्रभावित ना हो, उसके तहत लोक व्यवस्था प्रभावित ना हो, ठीक है। लोक सदाचार यानी कि लोगों का ऐसी ना हो कि लोगों के स्वास्थ्य पे फर्क पड़े। तीसरी बात ये की गई है कि भारत के जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें आपको निवास करने की या घूमने की आज़ादी नहीं है। और किस आधार पे नहीं है, क्योंकि ताकि उनकी एकांतता बनी रहे, तो इसलिए उस आधार पे भी आपको रोक लगाया जा सकता था। तो ये था आपका आर्टिकल 19। इसको इसलिए इतना मैंने डिटेल कर दिया क्योंकि इसके अंदर की बातें भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या प्रावधान है, तो आर्टिकल 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण की बात की गई है, तो इसमें 3 प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान किए गए, कहा गया कि जिस टाइम पे आप अपराध किए, ठीक है, उस टाइम के जो नियम कानून है वही उसी के तहत आपको दंड दिया जाएगा, जिसे कहा गया भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण की बात की गई। दूसरी बात की गई दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात किसी एक गलती के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, इसकी बात की गई। तीसरी बात की गई है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए संरक्षण की बात की गई है, ठीक है, कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, उसकी बात की गई है। तो ये था आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है, अर्थात जीवन के अधिकार की जो बात की गई है किसमें की गई है, आर्टिकल 21 में की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 के बाद 21 का भी देख लीजिए,
जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो संरक्षण में क्या क्या हो, तो इस संरक्षण के तहत आपको अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा, अपनी रुचि के कोई भी वकील से अपने मामला को, ठीक है, प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का आपका अधिकार होगा। ठीक है, जिसमें यात्रा के समय शामिल नहीं है। तो ये था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 19 से 22 तक आपने देखा। तीसरे प्रकार के अगर स्वतंत्रता देखा जाए तो वो था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 23 में बात की गई है मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम पर प्रतिषेध यानी कि प्रतिबंध लगाया गया है। तो मानव के दुर्व्यापार यानी कि व्यापार पर, और दूसरा बलात्श्रम यानी कि बलात्श्रम का आशय ये है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कोई कार्य नहीं करवाएगा। आर्टिकल 24 अगर देखें तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, इसमें की बात की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 24। नेक्स्ट आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल 25, और जिसमें बात की गई है क्या, नेक्स्ट आपका हो जाएगा स्वतंत्रता के अगले प्रकार में, तो वो हो जाएगा आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 25 से 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, ठीक है, और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, ठीक है, उसको दैनिक जीवन में ला सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 25 के अंतर्गत। इसमें आप एक सी चीज़ स्पष्ट रूप से जान जाएंगे, आर्टिकल 25 में आपको धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 27 देखा जाए तो आर्टिकल 27 में कहा गया है कि विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की गई है। अर्थात किसी धर्म विशिष्ट की अभिवृद्धि के लिए कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 28 में की गई है, 28 में बात की गई है कि जो शिक्षा संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा, ठीक है, दी जाएगी कि नहीं, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए आर्टिकल 28 के तहत क्या बात की गई है, धार्मिक शिक्षा की उपासना में उपस्थित होने के बारे में आपको स्वतंत्रता की बात की गई है कि अर्थात किसी धार्मिक शिक्षा किसी संस्थाओं में दी जा रही है। ठीक है, पहला काम उसमें ये होगा कि किसी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं। अगर संस्थाओं को देखें धार्मिक शिक्षा के मामले में, ठीक है, तो राज्य निधि से अगर पूर्णतः कोई पोषित संस्थान है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा राज्य से, मान लीजिए कि प्रशासन की दृष्टि से अगर किसी संस्था का प्रशासन राज्य करता है और वह संस्था किसी ट्रस्ट या विन्यास के तहत अधिकृत है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरी जो संस्था हो जाएगी वो राज्य से सहायता प्राप्त अथवा क्या होगा, राज्य निधि से पोषित। तो ऐसी संस्थाओं में क्या होगा, तो जो आपके गार्जियन होंगे उनसे पूछ के आपको धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रता की बात की गई है तो उसमें है शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल जो 30 हैं, 29 और 30 हैं, उनके बात की गई है। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 29 में। ठीक है, जिसके अंतर्गत इनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 30 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्ग अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं तथा उनका प्रशासन करने का जो अधिकार दिया गया है तो किस में किया गया है, ये अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदान किया गया है। तो ये है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 31 की बात करें तो आर्टिकल 31 में आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई थी
जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के कहाँ कर दिया गया, तो आर्टिकल 300 के का में ले जाया गया और इसे अब मूल अधिकार के बजाय क्या बना दिया गया है, तो विधिक अथवा कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 31 खा। तो 31 खा में कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के विधि मान्यकरण की बात की गई है। और 31 गा में अगर देखें तो कुछ नीति निर्देशक तत्वों के प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की बात की गई है। अर्थात कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो अगर जिनको लागू करने के क्रम में अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो भी वो शून्य घोषित नहीं होंगे, उनकी बात की गई है आर्टिकल 31 गा में। ठीक है, अब आपका आता है छठा और मूल अधिकारों में छठे प्रकार का अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इसके तहत आर्टिकल 32 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बात की गई है, तो इस भाग में जो मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार प्रदान किया गया आर्टिकल 32 के तहत, ये किसको प्रदान किया गया है, तो ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय को प्रदान किया गया है। और न्यायालय क्या कर सकती है, तो न्यायालय इस मूल अधिकारों को लागू करने लेके 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती हैं। 33 देखेंगे तो 33 में क्या बात की गई है, तो 33 में बात की गई है कि यानी कि मूल अधिकार यानी कि भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि के लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 34 देखें तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ लागू हो तब इस भाग 2000 जो प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन की बात की गई है तो वो कब की गई है, तो आर्टिकल 34 में की गई है। आर्टिकल 35 अगर देखें तो आर्टिकल 35 में बात की गई है कि इस भाग के जो उपबंध हैं उसको प्रभावी करने की विधान, तो उसको लागू करने की जो मेन शक्ति है तो उसकी किसके पास है, तो केवल संसद के पास है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जिसमें आर्टिकल अगर 36 को देखें तो इसमें परिभाषा दी गई है राज्य की, और किसके संदर्भ में दी गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में दी गई है। आर्टिकल 37 अगर देखें तो आर्टिकल 37 में कहा गया है कि इस भाग के अंतर्गत तत्वों को लागू होना। ठीक है, अर्थात आर्टिकल 36 में प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। इसका उल्लेख किया गया है किसमें, आर्टिकल 37 में। अपरिवर्तनीय से आशय ये है कि इसके विरुद्ध यानी कि इसके लागू करने के हेतु इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। आर्टिकल 38 आ जाएगा। आर्टिकल 38 में अगर देखा जाए तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात की गई है किसमें, आर्टिकल 38 में। अब आर्टिकल 38 के, ठीक है, आप देखे होंगे कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है तो किस में है, तो आर्टिकल 38 में है। इसका भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 39 देखेंगे तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दी गई है, तो आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो 39 एक देखिए क्लाज में नहीं है, 39 ए या का है, ये क्लाज में नहीं है, स्वतंत्र रूप से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें कहा गया कि समान न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ये सभी नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 39 क्लाज में नहीं है, केवल ए है। ठीक है, आर्टिकल 39 के अन्य भाग को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 39 के क्लाज ए को अगर देखेंगे तो उसमें कहा गया पुरुष और स्त्री को सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना। आर्टिकल 39 बी देखेंगे तो बी में बात की गई है कि जो भौतिक संसाधन है उनका उचित वितरण और स्वामित्व होना चाहिए। अब आर्टिकल 39 के सी को अगर देखें तो सी में बात की गई है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। और डी में बात की गई है क्या, तो डी में बात की गई है स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। डी के बाद आपका आ जाएगा आर्टिकल 39 ई में कहा गया है स्त्री या पुरुष को ऐसे रोजगार क्षेत्र में ना जाना पड़े जो उनकी शक्ति, ठीक है, या आयु शक्ति के अनुकूल ना हो। और ई के बाद आ जाएगा अब एफ, और आर्टिकल 39 एफ में कहा गया है कि बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। तो ये था आपका आर्टिकल 39 जिसको मैंने पूरी तरह से डिटेल में कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या प्रावधान किया गया है, तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो बात की गई है वो आर्टिकल 40 में की गई है। आर्टिकल 41 को अगर देखें तो आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में
काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है। ये दशाएं कौन सी होती हैं उनको भी। आर्टिकल 41 में जिस काम की बात की गई है वो उस काम के बारे में कहा गया आर्टिकल 42 में कि वो काम कैसा होना चाहिए, तो न्याय संगत होना चाहिए और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के उपबंध की बात की गई है। ठीक है, काम की मानवोचित दशा होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कोई प्रसूति सहायता यानी कि गर्भवती महिला है तो उसकी प्रसूति सहायता का भी उपबंध होना चाहिए किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 42 के तहत होना चाहिए। आर्टिकल 43 को देखें तो आर्टिकल 43 में कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात जिस काम जो काम व्यक्ति द्वारा या नागरिक द्वारा किया जा रहा है उसमें इतनी मजदूरी कम से कम मिल जा सके जिससे उसके जीवन का निर्वाह हो सके, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43 में। अब आर्टिकल 43 का है तो उसमें बात की गई है जो उद्योग हैं उनके प्रबंधन में कर्मकारों यानी कि मजदूरों की भागीदारी हो। ठीक है, ये इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43 का में। आर्टिकल 44 अगर देखें तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है किस आर्टिकल में, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 क्या है, तो आर्टिकल 45 में बात की गई है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। और किसके लिए किया गया, तो ये 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उनकी बात की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में कहा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी यानी कि आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 अगर देखा जाए तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य के कर्तव्य की बात की गई है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48, तो 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है। ठीक है, कृषि और पशुपालन। और अगर 48A देखा जाए यानी कि का देखा जाए तो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन तथा वन्यजीवों के रक्षा की बात की गई है आर्टिकल 48A में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थान या वस्तुएं जो हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 50 अगर देखा जाए तो आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिव्यक्ति की बात की गई है। तो ये था आपका नीति निदेशक तत्व, और कहाँ से कहाँ तक था, तो आर्टिकल 36 से 51 तक था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, और जिसका प्रावधान कहाँ पे है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, और प्रावधान कहाँ पे है, तो 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य के प्रावधान है। ठीक है, अब मूल कर्तव्य क्या क्या है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आप केवल एक बार सुन लीजिए मूल कर्तव्य क्या है। अगर मूल कर्तव्य को देखें तो जब प्रारंभ में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और कब शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। इसका आशय यह है कि जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, इसे शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और जब शामिल किया गया तो इसमें 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक अन्य मूल कर्तव्य शामिल किया गया। ठीक है, शिक्षा से संबंधित। और अब वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हो गए, तो मूल कर्तव्यों की जो टोटल संख्या हो गई है वो है 11, जिसमें से पहले मूल कर्तव्य अगर देखा जाए तो उसमें बात की गई है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श संस्था या राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान का आदर करने की बात की गई है। तो ये भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो हैं उसके पहले भाग में की गई है, यानी कि पहले में की गई। सेकंड में अगर देखा जाए तो बात की गई है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखने, ये एक नागरिक का कर्तव्य है, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे प्रकार को अगर देखें तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात तीसरे में की गई है। चौथे में अगर देखें तो देश की रक्षा करने की बात की गई है, और अगर देश को ज़रूरत पड़े और वो आपको आह्वान करे तो राष्ट्र के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करने की बात जो की गई है, तो वो किसमें की गई है, चौथे में। मूल कर्तव्य के 5वें प्रकार को अगर देखा जाए तो इसमें बात की गई है कि कोई ऐसी अगर, ठीक है, समान भ्रातृत्व भावना बनाए रखें, और अगर कोई भी ऐसी भेदभाव या भाषा या प्रदेश के आधार पर कोई भेदभाव है या ऐसी कोई प्रथा है तो उस जो स्त्रियों के विरुद्ध हो तो उसको त्याग करें, ये किसमें की गई है, तो 5वें मूल कर्तव्य के 5वें प्रकार में की गई है। छठे प्रकार अगर देखा जाए तो हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके रक्षण परिरक्षण की बात की गई है, तो ये किसमें की गई है, तो 6वें प्रकार के मूल कर्तव्य में। 7वें प्रकार का मूल कर्तव्य अगर देखा जाए तो 7वें प्रकार के मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण
के संरक्षण, नदी झील जो होते हैं, ठीक है, वन्यजीव होते हैं, उनके संरक्षण और उनके प्रति दया भाव की भावना रखने की बात की गई है। तो 7वें प्रकार का मूल कर्तव्य है। 8वें प्रकार का मूल कर्तव्य क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, ठीक है, की बात जो की गई है वो 8वें प्रकार के मूल कर्तव्य की बात में की गई है। 9वें में मूल कर्तव्य में क्या है? तो कहा जा रहा है 9वें में कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको संरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां अगर मूल कर्तव्य देखें तो 10वें मूल कर्तव्य में कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में, ठीक है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये एक नागरिक के कर्तव्य के रूप में बात की गई, किसमें? 10वें मूल कर्तव्य में। और 11वां मूल कर्तव्य जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, उसमें बात की गई है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को, ठीक है, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये था आपका भारतीय संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य का प्रावधान है। और आर्टिकल को देखें तो आर्टिकल 51A में है, ठीक है। और मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं? तो टोटल 11 है। प्रारंभ में कितने थे? तो 10 थे। उन 11 मूल कर्तव्य को आपने